हेलो फ्रेंड्स, जुडिशरी क्रैकर में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम सीआरपीसी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु कमिट्स इन हिज प्रेजेंस। ऑप्शंस आर नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, compoundable offense, non-bailable and cognizable offense, or is a proclaimed offender। सीआरपीसी का सेक्शन 43 क्लॉज 1 इससे क्लियर होता है कि एक प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है। 3 कंडीशन से ऑफेंस का नॉन बेलेबल हो और कॉग्निजेबल दोनों होना जरूरी है, या वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, जो कि सेक्शन 82 में बता रखा है। यहाँ पर एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि जब प्राइवेट पर्सन किसी पर्सन को अरेस्ट करता है तो वो उसे एक पुलिस ऑफिसर के सामने प्रेजेंट करेगा, जो कि उसे री अरेस्ट करेगा। री अरेस्ट पुलिस ऑफिसर करेगा। आगे बढ़ते हैं। एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल ऑप्शंस आर इट इज एग्जीक्यूटेड, cancelled by court which issued it, it expires on its own। Option D, both A and B are correct। Section 70 clause 2 हमें यह बताता है कि एक वारंट तब तक फोर्स में रहता है जब तक कि वो एग्जीक्यूट ना हो गया हो, या फिर जिस कोर्ट ने उसे इशू किया वो खुद उसे कैंसिल ना कर दे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इसके साथ एक और चीज़ जो हमें जानने, जो डेली लाइफ प्रैक्टिकल में जो काम आती है, वो ये कि सेक्शन 70 क्लॉज 2 की एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट से रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि वो एक वारंट को कैंसिल करे। वारंट के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 3 इंग्रेडिएंट्स हैं इम्पॉर्टेंट। उसका रिटर्न होना ज़रूरी है, उसका साइंड होना ज़रूरी है, और उसका सील्ड, कोर्ट की सील होना ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है एक वारंट को इशू करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु कैन रिकॉर्ड कन्फेशन एंड स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी। ऑप्शंस आर एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, any metropolitan magistrate or judicial magistrate irrespective of his jurisdiction, any district magistrate, and any metropolitan magistrate or judicial magistrate having jurisdiction। section 164 clause 1 इससे क्लियर हो जाता है कि कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, whether he has jurisdiction in the matter or not, irrespective of jurisdiction, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। तो इसका आंसर होगा बी। 164 के जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है मजिस्ट्रेट, ये कब किए जा सकते हैं? क्या ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान होते हैं या इसके बाद में भी हो सकते हैं? तो 164 में ही बता रखा है कि ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन होते हैं, या दे कैन बी रिकॉर्डेड, इनको इन्वेस्टिगेशन के बाद में भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, पोस्ट इन्वेस्टिगेशन, बट दे मस्ट बी रिकॉर्डेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एनी इंक्वायरी और ट्रायल। यानी कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में भी इन स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस ऑफिसर इज बाउंड ओनली एंटर इंफॉर्मेशन इन हिज डायरी, ओनली रेफर इंफॉर्मेंट टू मजिस्ट्रेट, अरेस्ट द अक्यूज्ड, एंटर इंफॉर्मेशन इन हिज डायरी एंड रेफर इंफॉर्मेंट टू मजिस्ट्रेट। सेक्शन 155 क्लॉज 1 इससे क्लियर हो जाता है कि पुलिस ऑफिसर
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में वो इंफॉर्मेशन को अपनी डायरी में नोट डाउन भी करेगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब होती है, और साथ ही साथ इंफॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट के रेफ़र भी कर देगा। यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एफआईआर और जो 155 में जब इंफॉर्मेशन दी जाती है, इन सभी को लेकर के कि क्या जब एफआईआर लॉन्च कराने के लिए कोई पर्सन गया है तो पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च करेगा या नहीं करेगा, कब वो मना कर सकता है, अगर करेगा, अगर नहीं करेगा तो क्या प्रोसीजर है, और अगर कर लिया है तो इन्वेस्टिगेशन कैसे प्रोसीड करेगा, इन सब को क्लियर करते हुए हमारे चैनल पे वीडियो है जो कि इन सभी चीज़ों को क्लियर करेगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुलिस रिपोर्ट अंडर सीआरपीसी इज, ऑप्शंस आर रिपोर्ट मेड टू पुलिस, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, एड हॉक रिपोर्ट, या फिर रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेंट टू कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट। पुलिस रिपोर्ट, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। यह है सेक्शन 2 क्लॉज आर में। पुलिस रिपोर्ट क्या है? पुलिस रिपोर्ट एक रिपोर्ट है जो सेक्शन 173 क्लॉज 2 में मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। साथ ही हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि 173 का क्लॉज 8 जो है वो ये बताता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है तब भी एक पुलिस रिपोर्ट पेश की जा सकती है जिसके अंदर की फर्दर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग रहती है। तो क्या जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हुई हो तब भी पुलिस रिपोर्ट फाइल की जा सकती है? बिल्कुल, सेक्शन 173 क्लॉज 8 में ऐसी रिपोर्ट पेश की जा सकती है जहां पर कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हुई हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और कई बार इसे गलत कर देते हैं लोग। आगे बढ़ते हैं। FIR is not a substantive evidence. It can be used during trial for, options are only to corroborate the evidence of informant, option B only to contradict the evidence of informant, option C both A and B above, and option D neither A nor B. FIR is not a substantive evidence. It is the general principle of law. लेकिन हम इसका यूज़ कॉरपोरेशन में कर सकते हैं अंडर सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। हम एफआईआर का यूज़ कॉन्ट्राडिक्शन में कर सकते हैं अंडर सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। लेकिन हमें साथ में ये भी पता होना चाहिए कि क्या कभी एफआईआर एक सब्सटेंटिव एविडेंस भी बनता है? इसका जवाब है हाँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसे गौर से सुनिएगा। एफआईआर सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बन जाता है जब एफआईआर में इस तरह का स्टेटमेंट हो जिससे कि जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई हो उसके कॉज ऑफ डेथ जो हुआ हो, यानी कि जिस एक्ट से उस पर्सन की डेथ कॉज हुई हो वो सामने क्लियर नज़र आता है। जैसे कि अगर ए ने एफआईआर दर्ज कराई है कि बी ने उसके साथ मारपीट की है और उस मारपीट का जो एंड रिज़ल्ट है मेडिकल रिपोर्ट से क्लियर आता है कि मारपीट के रिज़ल्ट से ही ए की डेथ हुई है, तो एफआईआर जो दर्ज की गई है, जो दर्ज कराई गई है ए के द्वारा, वो उसका डायरिंग डिक्लेरेशन मान लिया जाएगा और वो एफआईआर भी काउंट होगी और उसे सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 125 CRPC, who among following cannot claim maintenance? Options are wife living in adultery, wife living separately by mutual consent, both A and B, neither A nor B. सेक्शन 125 क्लॉज 4 में ये चीज़ बता रखी है कि ऐसे 3 ग्राउंड्स हैं जहाँ पर कोर्ट
मेंटेनेंस का ऑर्डर पास नहीं करेगा। कौन कौन से ग्राउंड है? पहला ग्राउंड है जहाँ पे वाइफ अडल्ट्री में रह रही हो। दूसरा, जहाँ पर वो म्यूचुअल कंसेंट से दोनों सेपरेट रह रहे हों। और तीसरा ग्राउंड, जहाँ पर पत्नी बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के पति के साथ रहने से मना कर देती है। इस तीसरे ग्राउंड, ये 3 ग्राउंड बता रखे हैं 125 के क्लॉज 4 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि 125 के क्लॉज 4 और क्लॉज 5 में क्या डिफरेंस है। 125 के 4 में तो वो ग्राउंड्स बता रखे हैं जहाँ पर कि ऑर्डर इशू नहीं किया जाएगा, मेंटेनेंस का ऑर्डर कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी। और 125 के 5 में इन ग्राउंड्स पे जो पहले अगर कोई ऑर्डर इशू किया जा चुका है उसे कैंसिल किया जा सकता है। ये डिफरेंस है इन दोनों में। साथ ही 125 जो सीआरपीसी का जो सेक्शन है ये चैप्टर 9 में आता है और ये सेमी सिविल होता है नेचर में। आगे बढ़ते हैं। एनी प्रोसीडिंग ड्यूरिंग विच एविडेंस इज टेकन ऑन ओथ इज कॉल्ड, ये एक टाइटल सेक्शन है वैसे। ऑप्शंस आर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, जुडिशियल प्रोसीडिंग और स्टेटमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सेक्शन 2 क्लॉज आई में जुडिशियल प्रोसीडिंग को डिफाइन किया है। एनी प्रोसीडिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ इज जुडिशियल प्रोसीडिंग। अगले क्वेश्चन पे, द क्वेश्चन वेदर अ स्टेटमेंट वॉज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। The question whether a statement was recorded during investigation is, options are question of fact, option B question of law, option C mixed question of fact and law, and option D question of fact or question of law depending on facts and circumstances। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। लेकिन ये क्यों होगा और इसके पीछे क्या रीजनिंग है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो तैयार किया जा रहा है जो कि कुछ ही आने वाले दिनों में अपलोड कर दिया जाएगा हमारे चैनल पे। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो ये वीडियो अपलोड हो चुका होगा अब तक, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइडेड होगा। और आखिरी क्वेश्चन, मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास। Options are 1 year, 3 year, 7 year and 10 year। सेक्शन 29 क्लॉज 1 बताता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लीगली कितना पनिशमेंट दे सकता है। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट नहीं अवॉर्ड कर सकता, ये बताया है सेक्शन 29 क्लॉज 1 में। साथ ही हमें ये एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी एक जेएम फर्स्ट क्लास ही होता है, जिसे कि हाई कोर्ट सेक्शन 12 क्लॉज 1 में अपॉइंट करती है। यानी हाई कोर्ट सेक्शन 12 क्लॉज 1 में एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करती है। इसका मतलब एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही है, लेकिन वो इस पोस्ट को होल्ड करता है, इसलिए वो इम्प्रिजनमेंट जो है ज़्यादा अवॉर्ड कर सकता है। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आने वाली आगे वीडियोस के लिए भी इंतज़ार करें। थैंक यू।